जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार की आध्यात्मिक मान्यताएं हैं जिसको हमारे पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। और जब पूछ लेता है तो पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है भैया। ठीक है, तो जनजातियों की विशेष जो आध्यात्मिक मान्यताएं हैं उसके बारे में हम लोग अपने इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर, आप बता रहे हो तो पढ़ लेते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि भाई ठीक है, मान्यता तो ठीक है, कौन कौन सा और किस प्रकार की मान्यता है भैया, तो आपको ध्यान में रखना है मुख्य रूप से दो प्रकार की मान्यता। कौन कौन सा भाई? तो मैंने कहा कि जनजातियों का जो आध्यात्मिक मान्यता है उसमें दो प्रकार की मान्यता और आपको सोच भाई ध्यान में रखना है। ठीक है भाई? बोले ठीक है सर, आप बता रहे हो, याद रख लेंगे, उसमें क्या है। तो पहला ध्यान में रखना है बोंगावाद और दूसरा ध्यान में रखना है टोटमवाद। दो प्रकार की इनकी और मान्यताएं हैं। तो पहले याद रखना है आपको क्या, बोंगावाद। बताओ बनेगा नहीं बनेगा बंधुओं? पहला बोंगावाद एक मान्यता, दूसरा आपको ध्यान में रखना है कौन सा, टोटमवाद। अरे दोनों पेपर में कई बार पूछा है। ठीक है भाई, अब हमको समझना पड़ेगा कि बोंगावाद क्या है और टोटमवाद क्या है। नाम से तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, क्यों? इतना बुद्धि रहता फिर दिक्कतें क्या था, है कि नहीं? तो अब देखते हैं हम लोग क्या कि भैया जो जनजातियों की आध्यात्मिक मान्यता है बोंगावाद और टोटमवाद, यहां से प्रश्न पूछता है, आपको समझना पड़ेगा बोंगावाद क्या है और टोटमवाद क्या है। ठीक है, चर्चा करते हैं पहले बोंगावाद पे। ठीक है भाई, तो क्या है बोंगावाद? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं ये लोग आध्यात्मिक या कह सकते हैं पारलौकिक शक्ति के रूप में, अदृश्य शक्ति के रूप में और बोंगा देव को मानते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? कि एक बार फिर से सुनो, अच्छे से सुनो, ध्यान लगा सुनो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप में, मतलब अदृश्य शक्ति के रूप में बोंगा देव को मानते हैं। उनकी यह मान्यता है कि बोंगा देव जो है या इनकी जो अदृश्य शक्ति है, पारलौकिक शक्ति है, जिनको ये लोग बोंगावाद कह रहे हैं, ये इनके स्वप्न में आकर के और भविष्य में आगामी जो खतरा आने वाला है उसके बारे में और इनको अवगत कराते हैं और उस जो खतरा आने, भविष्य में आने वाला जो खतरा है, भावी जो खतरा है उसके बारे में और इनको बताते हैं। ऐसा इनका मान्यता है। तो ये जो बोंगावाद है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसको कहेंगे बोंगावाद। ठीक है, एक बार जो इसका जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लो। ठीक है भाई, तो बोंगावाद मैंने कहा छत्तीसगढ़ जो जनजातियां हैं वो पारलौकिक शक्ति, क्या ध्यान में रखना है आपको? तो आपको ध्यान में रखना है पारलौकिक शक्ति। ठीक है जी, तो पारलौकिक शक्ति के रूप में, मतलब क्या हुआ इसका, पारलौकिक शक्ति मतलब अदृश्य शक्ति। आपको याद रखना है क्या, अदृश्य शक्ति के रूप में। और किसको मानते हैं जनजाति? तो अदृश्य शक्ति के रूप में, पारलौकिक शक्ति के रूप में, और बोंगा देव को मानते हैं, बोंगा देव। ठीक है भाई, अब ये जो बोंगा देव है, ये बोंगा देव जो है इनको भविष्य में आने वाली जो खतरा है उसके बारे में स्वप्न के माध्यम से उनको बताते हैं और उस खतरा से बचाने का भी कार्य करते हैं। कौन? बोंगा देव। ऐसा मान्यता है किसका? तो बोले छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उसकी मान्यता है। तो ये हो गया क्या हमारा बोंगावाद, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मैंने बताया कौन सा, टोटमवाद। ठीक है, बोंगावाद समझ में आया। अब बात करते हैं क्या भाई, तो मैंने कहा टोटमवाद। टोटमवाद क्या है भाई? तो अगर आपसे पूछे टोटमवाद क्या है, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो अपना उद्गम, अपनी उत्पत्ति टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानती हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, जनजातियां, ठीक बात है, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं ये लोग अपनी उत्पत्ति या आप कह सकते हो उद्गम, उत्पत्ति न बोल के क्या बोल सकते हो, उद्गम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो अपनी उत्पत्ति, अपना उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानती है। टोटम नामक, क्या याद रखना है भाई? तो टोटम नामक विशिष्ट तत्व।
बताइए। इसका बात सोच बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैंने कहा कि टोटमवाद क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई भी अगर पूछे कि टोटम जनजातीय जो टोटमवाद मानती है वो क्या है, तो एकदम सिंपल सी बात है, ज्यादा बुद्धि अरे तनाव लेने से नहीं है। टोटमवाद मतलब जनजाति जो है, छत्तीसगढ़ की जितने भी जनजातियां हैं वो लोग अपना उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानती है। ये जो टोटम नामक विशिष्ट तत्व है ये मानव हो सकता है, मानव के समान हो सकता है, पशु पक्षी पेड़ पौधा हो सकता है, या कोई भी निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। ये बात समझ आई नहीं आई बंधुओं? ठीक है, तो मैंने कहा कि टोटमवाद क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो सीधा सीधा बता देना कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो अपनी उत्पत्ति टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानती है, और ये जो टोटम नामक विशिष्ट तत्व है ये मानव हो सकता है। ठीक है, ये मानव भी हो सकता है। ठीक है, मानव के समान कुछ हो सकता है, या आप कह सकते हो पेड़ पौधा पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है, या चाहे तो निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? तो मानव मानव के समान, पेड़ पौधा पशु पक्षी, या तो फिर कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, कोई निर्जीव वस्तु भी और हो सकता है। ठीक है भाई, तो इतना बात आप ध्यान में रखना किसके बारे में? टोटमवाद के बारे में। ठीक है, भोंगावाद समझ में आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात करते हैं टोटमवाद की। तो जनजातियां जो है अपना उद्गम अपनी उत्पत्ति टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानती है, और ये जो टोटम नामक विशिष्ट तत्व है ये मानव हो सकता है, मानव के समान कुछ हो सकता है, पेड़ पौधा पशु पक्षी चिड़ै चुरगुन कुकुर बिलाई कुछ भी हो सकता है, या कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। टोटम का मतलब क्या होता है? टोटम का अर्थ क्या होता है? टोटम मतलब होता है गढ़ चिन्ह अर्थात गोत्र। ठीक है भाई, इस फैक्ट को आपको और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या कहा मैंने कि ठीक है अपन देख रहे हैं टोटम, तो इसको इधर लाओ। अब देखो क्या होता है टोटम। टोटम मतलब होता है गढ़ चिन्ह, गढ़ चिन्ह। ठीक है भाई, तो टोटम का मतलब होता है गढ़ चिन्ह अर्थात गोत्र। आपको ध्यान में रखना है क्या? गोत्र। आप लोगों का गोत्र है नहीं है, सबका गोत्र होता है। ठीक है बात है। तो ये प्रश्न पूछता है कि टोटम क्या है, ऑप्शन में रहेगा गढ़ चिन्ह। ठीक है, और दुनिया भर का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको लगा देना है गढ़ चिन्ह, या गोत्र दिया रहेगा गोत्र लगा देना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता देना है किसको? गढ़ चिन्ह को, ऑप्शन गढ़ चिन्ह मिलता है। ठीक है, तो टोटम क्या भैया? तो बोले टोटम जो है और एक प्रकार का जनजातियों का गढ़ चिन्ह है अर्थात उनका गोत्र है। गोत्र मतलब अरे भैया गोत्र किसको बोलते हैं? एक वंशी और समूह को बोलते हैं, नहीं बोलते? ठीक है, तो एक वंशी और समूह को क्या बोल देते हैं हम लोग? गोत्र। ठीक बात है, तो गोत्र किसे बोलेंगे? एक वंशी समूह को बोलेंगे। ठीक है सर, यह बात हमको समझ में आ गई कि गढ़ चिन्ह या गोत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। है कि नहीं? अब ये जो जनजातीय समाज है ये विभिन्न प्रकार के गढ़ चिन्ह अर्थात विभिन्न प्रकार के टोटम और अलग अलग गोत्रों में विभाजित होता है। और ये जो गोत्र होता है ना, ये अलग अलग देवताओं को मानने के आधार पर होता है कि जैसे भाई कोई 4 देवताओं को मार रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 5 देवता को मार रहा है, 6 देवता को मार रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। इस तरह से मतलब देवताओं के आधार पर इसका विभाजन होता है और अलग अलग विभिन्न प्रकार के और गढ़ चिन्ह अर्थात टोटम में विभाजित होते हैं। कौन विभाजित होते हैं? जनजातीय समाज, जनजातीय समुदाय जो है अलग अलग और टोटम में अलग अलग गढ़ चिन्हों में विभाजित होता है। ठीक है, इसको आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, कौन कौन सा फैक्ट बताया मैं, तो आप ध्यान में रखना। तो पहला तो ये गढ़ चिन्ह या टोटम क्या है आप बता दिए, टोटम को ही गढ़ चिन्ह कहते हैं। ठीक है मास्टर, ये बात तो हमको समझ में आ गया, सीधा सीधा सोझे भाई। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्या। तो मैंने कहा कि जो जनजातीय समाज है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जनजातीय समाज की। ये जो जनजातीय समाज है ये अलग अलग टू का मतलब क्या हो गया? अलग टू मतलब अलग अलग 2 बार। ठीक है, तो जनजातीय समाज अलग अलग गढ़ चिन्ह में, गढ़ और चिन्हों में, कई लोग इसको ठीक नहीं लिखते भाई, आप ठीक लिखो। चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह। ठीक है भाई, तो अलग अलग गढ़ चिन्हों में मतलब टोटम, गढ़ चिन्ह को क्या बोलते हैं? टोटम। ऐसे ब्रैकेट में लिख लो टोटम। तो अलग अलग गढ़ चिन्ह में या गोत्र में क्या होता है? तो विभाजित होता है, विभाजित होता है।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो विभाजन है ये अलग अलग देवताओं के आधार पर होता है। किसके आधार पर? तो मैंने कहा देवताओं के आधार पर। ठीक है भाई, अलग अलग देवताओं के आधार पर, मतलब 4 देवता, 5 देवता, 6 देवता को मानने वाले, 7 देवता को मानने वाले, उसके आधार पर और अलग अलग इसको विभाजित करते हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, क्या? नास साए। अरे भैया ओखरों पर क्या होगी? तो नास आगे सोखर, नास हो ही। ठीक है, तो नास साए ये आपको याद रखना है ट्रिक के रूप में। ठीक है भाई, अब ये नास साए क्या है? तो अलग अलग देवता को मानने वाले और टोटम है, गढ़ चिन्ह है। ठीक बात है। तो अब इसको अगर आपको ध्यान में रखना है तो पूछ सकता है कभी कभी, तो याद रखना है। देखो नास साए, ना से याद रखना का नालुंग पेन, क्या याद रखेंगे? तो मैंने कहा नास साए, ना से याद रखना नालुंग पेन। ठीक, नालुंग पेन। नालुंग पेन का मतलब क्या हुआ? 4 देवताओं को मानने वाला। ठीक भाई, किसको बोलते हैं नालुंग पेन? तो बोले 4 और देवताओं को मानने वाला। मानने वाला, 4 देवताओं को मानने वाला, उसको बोलते हैं नालुंग पेन। नालुंग पेन, ना से नालुंग पेन। स से याद रखना है क्या? तो स से याद रखना है सयुंग पेन। क्या याद रखेंगे? सयुंग पेन। सयुंग पेन का मतलब क्या हुआ? तो बोले 5 देवताओं को मानने वाला। ठीक है सर, आप बता रहे हो, हम लोग मान लेते हैं सीधा सीधा। उसके बाद आपको याद रखना है सा से याद रखना सारुंग पेन। क्या याद रखेंगे? सारुंग पेन। सारुंग पेन का मतलब क्या हुआ? तो बोले 6 देवताओं को मानने वाला। ठीक है सर, और उसके बाद फिर अंतिम में है क्या? ये से याद रखना है आपको क्या? ये रुंग पेन। ये रुंग पेन। तो ये रुंग पेन का मतलब क्या हुआ? 7 देवता को और मानने वाला। ठीक है भाई, तो इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखो क्या बता रहा था मैं, तो मैंने शुरू से बताता हूँ। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि जनजातीय समाज में ना विशेष प्रकार की आध्यात्मिक मान्यताएं होती हैं। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं कि भाई विशेष प्रकार की आध्यात्मिक मान्यताएं होती हैं। अब ये जो आध्यात्मिक मान्यता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमरबर। तो भैया हमरबर सबसे इंपॉर्टेंट है कहा कि कौन कौन सी मान्यता है? ठीक है मास्टर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सा और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। पहला बताया बोंगावाद, दूसरा बताया टोटमवाद। बोंगावाद क्या है? मतलब जनजातीय समुदाय जो है पारलौकिक शक्ति, पारलौकिक शक्ति मतलब अदृश्य शक्ति के रूप में और बोंगादेव को मानती है। ये बोंगादेव स्वप्न के माध्यम से आगामी आने वाले खतरों के बारे में अवगत कराते हैं जनजातियों को, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद याद रखना है क्या? टोटमवाद। टोटमवाद क्या है? तो जनजातियां जो है अपनी उत्पत्ति, अपना उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानते हैं। ये जो टोटम है ये मानव हो सकता है, मानव के समान कोई दूसरा चीज हो सकता है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, चिड़ै चुरगुन, कुकुर बिलाई, कुछ भी हो सकता है, निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। क्या? ये टोटम। टोटम मतलब उनका गढ़, उनका गढ़ चिन्ह, गोत्र। ठीक है बात है। अब मैं बताया कि टोटम किसको बोलेंगे? तो बोले गढ़ चिन्ह को या गोत्र को कहेंगे। गोत्र मतलब एक प्रकार का वंश समूह होता है, एक ही प्रकार के वंश समूह को बोलते हैं क्या? गोत्र। नहीं बोलते जी? हैं, बोलते हैं ना। ठीक है भाई, तो उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं बताया कि जो जनजातीय समाज है ना, वो अलग अलग गोत्रों में विभाजित है, अलग अलग गढ़ समूह में बटा हुआ है, लेकिन ये देवताओं के आधार पे है। 4 देवता को मानने वाला, 5 देवता को मानने वाला, ऐसे इस प्रकार से है। इसके लिए ट्रिक है क्या? नास साए। नास साए मतलब नालुंग पेन, सयुंग पेन, सारुंग पेन और येरुंग पेन। 4 देवता को मानने वाला, 5 देवता को मानने वाला, 6 देवता को मानने वाला, 7 देवता को मानने वाला, ऐसे याद रखना है। बनी नहीं बनी? अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, जो आपके पेपर में सीधे सीधे और आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक बात है, समझ में आया जी? याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, यहां लिखते हैं इसको। अरे सोच भैया आखिर माथा खराब हो गई। ठीक है, चलो अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है क्या, कि भैया जनजाति, खास करके छत्तीसगढ़ का जो जनजातीय समाज है उसमें समगोत्री विवाह पूर्णतः वर्जित होता है। मतलब जनजातियों में समगोत्री विवाह नहीं होता। ठीक है, तो इसको कई बार पूछा है। क्या पूछता है आपसे? कि भैया जनजातियों में
समगोत्री विवाह होता है कि नहीं होता है? तो आपको बता देना है क्या कि जनजातियों में समगोत्री विवाह और नहीं होता। क्या? ठीक है, इसको पेपर में पूछा है जी, ध्यान में रखेंगे क्या कि जनजातियों में समगोत्री विवाह नहीं होता, मतलब एक ही गोत्र के लड़की लड़का के बीच में विवाह नहीं होता। ये तो भैया आजकल के जो समाज है, मैदानी इलाकों में समाज है, जो अपने आप को सभ्य बोलते हैं, है कि नहीं, सभ्य समाज, इनके में भी और समगोत्री विवाह नहीं होता। कुंडली मिलाया जाता है भैया, एक गोत्र के तो थोड़ी है, एक गोत्र के हैं तो बोलते नहीं, किसी किसी पीढ़ी में तो भाई बहन रहे होंगे भैया, नहीं करेंगे शादी ब्याह। और इसका बायोलॉजिकल कारण भी है कि नहीं? ऐसा जो डिजीज जो जेनेटिक है, जीन के माध्यम से फैलता है, अगर ऐसा कोई बीमारी है तो समगोत्री विवाह में और उनके बच्चों में फैलने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि नहीं? इसलिए समगोत्री विवाह वर्जित होता है। तो भैया ध्यान में रखना, जनजाति समाज में भी और समगोत्री विवाह वर्जित है। मतलब अगर आपसे पूछे कि जनजाति समाज में और गोत्र की विशेषता क्या है, बहिर्विवाही, क्या है उसकी विशेषता? गोत्र की बहिर्विवाही, मतलब बहिर्गोत्री विवाह होता है। ठीक बात है, इसको ध्यान में रखना है। समगोत्री विवाह नहीं होता, मतलब गोत्र की विशेषता क्या हुई इनकी? गोत्र की विशेषता बहिर्विवाही गोत्र, है कि नहीं? ध्यान में रखना है, बहिर्विवाही। ठीक बात है भाई, बहिर्विवाही। तो इसको ध्यान में रखना, क्या ध्यान में कि भैया जनजाति समाज में समगोत्री विवाह वर्जित है, समगोत्री विवाह नहीं होता, मतलब बहिर्विवाही होता है, अलग अलग गोत्रों में और विवाह होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है? हलबा जनजाति में टोटम को बरग कहा जाता है। एक बार पूछा था कि हलबा जनजाति में टोटम को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है हलबा जनजाति, कौन सा जनजाति? तो मैंने कहा हलबा जनजाति में किसको? तो टोटम को, हलबा जनजाति में टोटम को बरग कहा जाता है। क्या कहते हैं? बरग कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। हलबा जनजाति में टोटम को बरग कहा जाता है। एक बार पूछा था भाई कि कोल जनजाति में गोत्र को क्या कहते हैं? बान कहा जाता है। किसमें? तो मैंने कहा कोल जनजाति। कौन सी जनजाति याद रखना है आपको? कोल जनजाति। कोल जनजाति में गोत्र को क्या कहते हैं? ठीक है भाई, तो कोल जनजाति में गोत्र को बान कहा जाता है। क्या कहते हैं बंधुओं? बान। ये भी पूछा था इसलिए मैं बता दिया, 2 ठो पूछा हुआ है, तो आप एक बार इसको और ध्यान में रखना। ठीक, क्या? तो बोले हलबा जनजाति में टोटम को बरग कहते हैं, कोल जनजाति में टोटम को या गोत्र को क्या कहते हैं? बान कहते हैं भैया। क्या कहते हैं बंधु? बान। ठीक है, धनुष बान नहीं बोल रहे, ये गोत्र की बात हो रही है। ठीक, तो इतना फैक्टर ध्यान में रखना। ये हो गया क्या? जनजातियों की विशेष आध्यात्मिक मान्यताएं। खास करके ये दोनों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? तो मैंने कहा एक है आपका बोंगावाद, दूसरा है टोटमवाद। बोंगावाद क्या है बता दिया। ठीक है भाई, क्या है बोंगावाद? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। ठीक है, 2 इनकी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। एक को कहते हैं बोंगावाद, मतलब जनजातियां जो है पारलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति के रूप में बोंगा देव को मानती है। ठीक है, टोटमवाद क्या है? तो वो जनजाति अपनी उत्पत्ति विशिष्ट टोटम तत्व, टोटम नामक विशिष्ट तत्व से अपनी उत्पत्ति मानती है, जो कुछ भी हो सकता है, जीव जंतु, चिड़ै चुरगुन, पशु पक्षी या निर्जीव भी हो सकता है। और इसको बोलते हैं क्या? गढ़ चिन्ह या गोत्र। ठीक है, और देवता के आधार पर 3-4 प्रकार से है, अलग अलग इसको क्या करते हैं? बांटते हैं। इसको ध्यान में रख लेना। इसके अलावा इनमें समगोत्री विवाह नहीं होता। गोत्र की विशेषता क्या है? बहिर्विवाही होता है। हलबा जनजाति में टोटम को बरग कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोल जनजाति में और गोत्र को क्या कहते हैं, तो बान कहते हैं, बान। इस बात को, इस फैक्ट को आपको सीधा सीधा सोच बाय ध्यान में रखना है, बिना बुद्धि लगाए। ठीक बात, आगे बढ़े, हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या पूछता है भैया हम लोगों से, है कि नहीं? आपसे पूछेगा कि जो जनजातीय नृत्य है, विशेष प्रकार की जो जनजातीय नृत्य है, उसमें किस देवता की पूजा करते हैं, किस देव की आराधना करते हैं, ऐसा सवाल पूछता है कि नहीं? अब पूछता है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। क्या पढ़ेंगे? तो मैंने कहा कि जनजातीय नृत्य और उस नृत्य में किस देवता की पूजा करते हैं। ठीक है भाई, तो आप ध्यान में रखना, क्या? जनजातीय नृत्य
कि भाई कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य कर रहा है। ये नृत्य टॉपिक में और अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा जनजाति अब कौन कौन सा नाचा नाचते, है कि नहीं। लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है क्या, तो मैंने कहा अभी आपको ध्यान में रखना है कि जनजातीय नृत्य में किस देवता या देव का, किस देवता की आराधना करते हैं। ठीक बात है, इस फैक्ट को आपको सीधा सीधा याद रखना है। बताओ बनेगा नहीं बनेगा, तो शुरू करें अब। ठीक है शुरू करते हैं। तो ज्यादा नहीं, इसमें 8-10 ठो और नृत्य को आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं, कितना, तो मैंने कहा 8-10 ठो और नृत्य को आपको ध्यान में रखना है। बन जाएगा, शुरू करें। तो पहला आपको ध्यान में रखना है, मैंने कहा सैला नृत्य। सुने हो नहीं सुने हो भैया, सैला नृत्य। ठीक बात है। अगर मैं पूछूं कि सैला नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, तो बोले बैगा लोग, बैगा में ज्यादा फेमस है सैला। अरे दादा कुछ नहीं भैया, सैला नृत्य मतलब डंडा नृत्य। दीपावली का अवसर में गांव देखे हो नहीं देखे हो, डंडा नाचने जाते हैं। अरे डंडा पचरंगा कोई कोई ऐसे करके नाचते हैं नहीं जी, देखे हो नहीं देखे हो। गरबा, जैसे गरबा खेलते हैं डंडा में, वैसे ही छोटे छोटे डंडा में ना डंडा नाचते हैं। डंडा पचरंगा कोई सरगुजा क्षेत्र में विकट फेमस है भैया क्या, तो डंडा नृत्य। तो डंडा नृत्य को बैगा जनजाति में बोलते हैं सैला नृत्य। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा जनजाति कौन सा नृत्य करता है, इसको हम लोग आगामी क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब जनजाति नृत्य करते हैं तो उसमें किस देवता की आराधना करते हैं, इसको भी पेपर में पूछता है। अब पूछा है कई ठो एग्जाम में, अब पूछा है तो भैया सोच में पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। क्या, सैला नृत्य। तो सैला नृत्य, सैला नृत्य में किस देवता की आराधना करते हैं, आदि देव। क्या याद रखोगे बताओ, आदि देव। इसको पूछा था सैला नृत्य में कौन से देवता की पूजा पाठ करते हैं, कौन से देवता की आराधना करते हैं, कौन से देवता गोल्ड थे, ऐसे बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या, आदि देव। सैला नृत्य आदि देव। बताइए सर समझ आया नहीं आया, बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं क्या, बनना चाहिए भैया, सोच भाई। ठीक है, सैला नृत्य। अब आपको याद रखना है सैला नृत्य के बाद दूसरा कर्मा नृत्य। बताओ जी, कोनो किए हो कर्मा नृत्य? नहीं, हम तो बस बर्थडे शादी भी हम नाचे, जैसे पाते तैसे नाच दे होगी। आओ ऐसे बात नहीं कर रहे। कर्मा नृत्य कई लोग, मेरे को पता है आप लोग नाचे होंगे, कर्मा नृत्य जानते होंगे, विकट फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या, कर्मा नृत्य। ठीक, अब ये जो कर्मा नृत्य है इसमें किस देवता की या किस देवी की आराधना करते हैं, ऐसा पूछता है। ठीक है भाई, तो बता देना। कर्मा नृत्य में कर्म शयनी किसका, तो कर्मा नृत्य में कर्म सेनी और देवता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। ठीक, बन जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि और कौन सा प्रसिद्ध है नृत्य जिसका देवी देवता को पूछता है, तो याद रखना ककसार। ककसार, ठीक, ककसार नृत्य मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं ककसार नृत्य। ठीक है, विकट फेमस है ककसार नृत्य। दो प्रकार का नृत्य होता है, एक होता है ककसार, एक होता है ककसाड़। अभी बताऊंगा, दिमाग खराब होगा, कंफ्यूजन होगा। अरे तक मास्टर यही हमारा शुगर सोच में याद नहीं हो रहा है, तुम आओ दुनिया भर का कंफ्यूजन वाला चीज बताते हो। हम बाद में बताऊंगा, और जब बताऊंगा तो बहुत अच्छे से उसमें डिफरेंस करके बताऊंगा, याद हो जाएगा। अभी फिलहाल एक चीज याद रखो, क्या, ककसार नृत्य। मुड़िया जनजाति के मन करते भैया का ककसार नृत्य। अब जो ककसार नृत्य है मुड़िया जनजाति के लोग करते, विकट फेमस भैया ककसार नृत्य। ककसार नृत्य में किस देवता की उपासना करते हैं, ऐसा पूछा। तो क्या करेंगे, बोले दांत नहीं फोड़ देंगे, हम तो पढ़े नहीं, हम तो जानते ही नहीं है, हमको तो पढ़ाए नहीं है सर। हाँ, इसे नहीं करना भैया, पढ़ाए हैं, आपको पढ़ना है। क्या पढ़ाए हैं कि ककसार नृत्य में और लिंगोपेन किसका, तो मैंने कहा लिंगोपेन देवता की आराधना करते हैं मुड़िया जनजाति के लोग। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ककसार नृत्य विकट फेमस है भैया, ककसार और नृत्य। अब ककसार नृत्य के बाद और कौन सा नृत्य है जिसको याद रखना है, तो मैंने कहा ककसार नृत्य के बाद याद रखना घोटुल। कौन सा नृत्य, तो घोटुल पाटा नृत्य। ये क्या है भैया, घोटुल पाटा नृत्य? तो बोले घोटुल पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं, घोटुल पाटा नृत्य।
कब करते हैं? मृत्यु के अवसर पर करते हैं। मुड़िया जनजाति में उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग नृत्य करते हुए क्या करते हैं, उसकी अंतिम यात्रा निकालते हैं नाचते हुए। देख रहे हो, ठीक है, जितना दिन जिए प्रसन्न से जिए, मृत्यु हो गया उसमें भी हम क्या करेंगे तो खुशी मनाएंगे। काहे रोए गाएं जी बिना मतलब के, सबको जाना है एक दिन, तो हो मन मरू महू मरू, सबको मरना है। अटल सत्य, अंतिम सत्य, शाश्वत सत्य क्या है? मृत्यु। अंततः यही सत्य है, बाकी सब तो फिर हाँ ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या? घोटुल पाटा। मुड़िया जनजाति के लोग मृत्यु के अवसर पर करते हैं घोटुल पाटा। आपसे पूछते हैं घोटुल पाटा में किस देवता की पूजा करते हैं, किस देवता की आराधना करते हैं, तो आप बता देना लिंगोपेन। कौन सा देवता? तो मैंने कहा लिंगोपेन। बताओ जी, बनेगा नहीं बनेगा? सोच भाई, याद रहेगा नहीं रहेगा? बिना बुद्धि लगाए याद रखना। उसके बाद आपसे पूछता है माओ पाटा नृत्य। क्या पूछता है? माओ पाटा नृत्य। ठीक है भाई, नृत्य की बात कर रहे हैं तो माओ पाटा नृत्य। अब माओ पाटा नृत्य क्या है? तो बोले शिकार नृत्य है। जब शिकार करने जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं ना, तो शिकार खेलने जाते हैं तो वहां पर नृत्य करते हैं, अर्थात ये लोग उस नृत्य का मंचन करते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो जब शिकार नृत्य करते हैं तो किस देव की आराधना करते हैं? सिरहा देव। कौन सा देव? तो मैंने कहा आपको याद रख लेना है सिरहा देव। सिरहा देव। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? तो माओ पाटा मतलब शिकार नृत्य, और शिकार करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? सिरहा देव, है ना। भतरा जनजाति जो है ना, एक ठो भतरा नाट करता है। भतरा नाट में क्या करते हैं वो लोग? गौर का शिकार करते हैं, उस शिकार को प्रदर्शित करते हैं। है 8-10 जन बच्चों का मतलब लड़कों का टीम होता है, मतलब उस नृत्य में दिखाते हैं, भतरा नृत्य में। ठीक है, कि उनका टीम है, वो लोग गए हैं जंगल में शिकार करने, गौर खोज रहे हैं। गौर मने बन भैंसा की बात कर भैंसा की। ठीक है, उसको देखते हैं, फिर एक बच्चा चिल्ला देता है, एक लड़का, वो भैंस जो है भाग जाता है, डोंगरी पहाड़ी में लुका जाता है। फिर वो लोग ढूंढते जाते हैं, बीच में कुछ लड़कियां मिलती हैं। उन लड़कियों को पूछते हैं कि एगो नोनी भैंसल देखे इसका कति बार गई, ऐसे पूछते हैं, है कि नहीं। उसके बाद अंतर जाते हैं, चारों तरफ से उसको घेरते हैं, उसको शिकार करते हैं। लेकिन शिकार करने के बाद जब नजदीक जाते हैं, भैंसा एक लात मारता है, छटारी मार देता है, एक जन लेके वही फड़फड़ा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो जब बेहोश हो जाता है तो उसको होश में लाने के लिए एक जने बैगा को बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? कुरहा या सिरहा। ठीक है, और जिस देवता की आराधना करते हैं ये लोग उसी माओ पाटा नृत्य में, उसको बोलते हैं सिरहा देव। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? ठीक है, तो आपको याद रखना सिरहा देव माओ पाटा नृत्य में। और किसकी आराधना करते हैं? तो बोले सिरहा देव की। ठीक है सर, आप बता रहे हो, हम लोग मान लिए। याद रखना है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग, तो ये जनजातीय और लोक नाट्य, भैया ध्यान में रखना क्या? खम्ब स्वांग। इसमें खंडरा देव की पूजा करते हैं। किसकी? खंडरा देव। इसमें किसकी पूजा करते हैं? तो मैंने कहा खंडरा देव। ठीक बात, बनेगा कि नहीं बनेगा बंधुओं? आपसे अगर पूछे खम्ब स्वांग में या खम्ब स्वांग लोकनाट्य में, खम्ब स्वांग नृत्य में किसकी पूजा करते हैं? खंडरा देव। करना पूजा आप लोग भी खंडरा देव की। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कौन सा? गेड़ी नृत्य। ठीक है, तो गेड़ी नृत्य में बताया था आप लोगों को कब करते हैं गेड़ी नृत्य। ठीक है जी, गेड़ी नृत्य। सोच भाई लिखा नहीं रहा ये तो, गेड़ी नृत्य। ठीक है, गेड़ी नृत्य। तो गेड़ी नृत्य मैं बताया था जब बरसात, वो लोग जनजाति लोग है कि नहीं, भीमा देव की और पूजा करते हैं, भीमा यात्रा निकालते हैं, टेटकी टेट का मेढक और मेढकी का बिहाव करते हैं, तो उसी समय क्या करते हैं लोग? गेड़ी नृत्य करते हैं। तो गेड़ी नृत्य किसकी आराधना के लिए करते हैं? तो मैंने कहा भीमा देव। भीमा देव। ठीक है, ये वर्षा जनजाति समाज में और वर्षा का देवता है। ठीक है भाई, बारिश करवाता है भीमा देव। तो भीमा देव का जब आराधना करना होता है तो गेड़ी नृत्य करते हैं जनजाति लोग। ठीक है भाई, बस्तर क्षेत्र में। इसके अलावा और कौन सा है जो आपसे पूछ सकता है? गेड़ी नृत्य के बाद खम्ब स्वांग है, गेड़ी नृत्य है। आपसे अगर पूछे कि
मड़ई महोत्सव के दौरान, मड़ई पर्व के दौरान और मड़ई में किस देवता की और आराधना करते हैं? किसमें? मड़ई महोत्सव। ये जो मड़ई महोत्सव है ना, ये नारायणपुर का मड़ई महोत्सव पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या? नारायणपुर का मड़ई मेला, मड़ई महोत्सव। ये जो मड़ई महोत्सव है, खासकर मुड़िया जनजाति के लोग मनाते हैं मड़ई महोत्सव। ये जो मड़ई महोत्सव है, इसमें किस देवता की और पूजा करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है अंगादेव। अंगादेव बेल के और काष्ठ से, बेल के लकड़ी से बनाते हैं क्या? अंगादेव की प्रतिमा, मूर्ति, ठीक है। और उसकी पूजा करते हैं किसमें? मड़ई महोत्सव में। तो आपको ध्यान में रखना है मड़ई महोत्सव में अंगादेव की पूजा करते हैं। अगर यहीं पे मैं पूछूं, क्या मातर गए हो नहीं गए हो, मनाते हो, देखे हो नहीं देखे हो? मातर है बिकट फेमस राउत जाति के लोग, और प्रत्येक गांव में मातर महोत्सव मनाते हैं भैया। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के समय मनाते हैं क्या? मातर महोत्सव। मस्त वो लोग रिंगी चिंगी दुनिया भर का कपड़ा पहन लेते हैं, कलई वली कलगी उलगी लगा के बहुत बेहतरीन तरीका से नाचते हैं, दोहा पारते हैं, है कि नहीं? बताया था मैं आप लोगों को दोहा, याद है कि नहीं है? ठीक है, जैसन तुम लिहो दिहो तैसन देवो आशीष की। ठीक है भैया, तो ध्यान में रखना क्या मड़ई महोत्सव में अंगादेव की पूजा करते हैं। अगर आपसे पूछे क्या कि मातर तिहार, कौन सा तिहार? अरे ससुर, मातर, ठीक है, त्योहार, त्योहार सही लिखा है कि नहीं? त्योहार रहता है कि त्योहार रहता है? आप लोग बताना कमेंट करके। तो मातर त्योहार में किस देव की पूजा करते हैं? अगर आप लोग देखे होंगे तो दहयान रहता है, मस्त दहयान गौठान जी है, वहां दुनिया भर के सब गांव भर के और गाय लाख ठोकते भी हैं, सब मिलाला थे। ओखर बाद वहीं पे और नांगर जो जोतते हैं ना, उसी को और होंड देव के रूप में स्थापित किए रहते हैं वो लोग, उसी को चंदन बंदन लगा करके और मस्त उसका पूजा पाठ करते हैं और शुरुआत करते हैं किसकी? मातर त्योहार की। तो मातर त्योहार में होंड देव की, किसकी? होंड देव की पूजा करते हैं, होंड देव की आराधना करते हैं। देखे हो नहीं देखे? मैं तो देखे हो अपन गांव में दहयान होंड देव, है कि नहीं? दो ठो मस्त ऐसे नांगर को गड़ा करके और बनाए रहते हैं क्या? होंड देव। तो मातर त्योहार में किस देव का और पूजा करते हैं? अगर आपसे सब पूछे तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? बता देना है। ठीक है भाई, तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान में रखना है। अच्छे से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि कुछ नृत्य है, जनजातीय नृत्य, और उन नृत्य में किस देवी देवता की आराधना करते हैं, इसको आपको पेपर में पूछता है। ठीक है, सबसे पहले बताया शैला नृत्य आदिदेव की पूजा करते हैं। कर्मा नृत्य करमसेनी, ये तो बन जाएगा। कक्सार नृत्य लिंगोपेन, कक्सार के साथ साथ घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर करते हैं। तो कक्सार और घोटुल पाटा में लिंगोपेन देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उसके बाद माओ पाटा शिकार के समय सिरहा देव की पूजा करते हैं। खम्ब स्वांग में खंडरा देव की पूजा करते हैं। गेंडे नृत्य, तो मैं तो बता ही दिया हूँ, गेंडे नृत्य क्यों करते हैं भाई बताओ? वर्षा के देवता भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद मड़ई महोत्सव बिकट फेमस, अरे दादा मनमाड़े फेमस है क्या? मड़ई महोत्सव। और मड़ई महोत्सव में अंगादेव, लकड़ी काष्ठ से बनाते हैं अंगादेव, और अंगादेव की पूजा करते हैं। मातर त्योहार, मातर त्योहार में खोंड देव की पूजा करते हैं। ये आपसे पूछता है, बता देना। ठीक है, एक बार पेपर में पूछा था कि ठाकुर देव कौन से वृक्ष पर निवास करता है? बताओ कमेंट करके। हर गांव में रहता है ठाकुर देव, है कि नहीं? ठाकुर देव भैया गांव का पूरे सीमा में बनाते हैं ठाकुर देव, गांव की रक्षा करते हैं, उस गांव की भूमि की भूइयां की रक्षा करते हैं कौन? ठाकुर देव। तो आपसे पूछा था प्रश्न, ठाकुर देव किस वृक्ष में निवास करते हैं? ठीक है, तो याद रखना ठाकुर देव जो है वो पीपल वृक्ष में निवास करते हैं। कौन सा देव? बोले ठाकुर देव। सब इस गांव में थे जी ठाकुर देव और महामाया सब गांव में रहते हैं। ठीक है, तो ठाकुर देव जो है पीपल वृक्ष, कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष में और निवास करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।